नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों के या उन पर बनने वाले प्रश्नों की, जो कि रीतिकाल के अंतर्गत एक आने वाली मुख्य काव्यधारा के रूप में जानी जाती है। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने रीतिबद्ध काव्यधारा पर लगभग सभी प्रश्नों को ले लिया है। जो बचे हुए हैं वो प्रश्न सारे हम इस क्लास में आज लेने वाले हैं। अभी रचना काल के अनुसार हम निम्न रचनाओं के सही अनुक्रम को आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये वन लाइनर यानी कि बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर दिया जा रहा है सीधे। इसमें कोई व्याख्या आपको नहीं दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पूरे पाठ्यक्रम को टच करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे तब आपको ज़रूर हर विकल्प की व्याख्या दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी हमें सिर्फ पूरे पाठ्यक्रम को टच करके चलना है, कोई व्याख्यायित यहाँ पर जो है नहीं करना है। तो जैसे कुछ लोगों के सुझाव आ रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव हैं, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, और जिस भी क्वेश्चन में ज़रूरत लगती है उसमें मैं लेने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन अभी जो है उनको लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब हम पूरे पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो फिर एक बहुत लंबा टाइम जो है, मान लीजिए अभी 25 क्लास हम लगभग कर चुके हैं। इस 25 क्लास में अभी हमने आदिकाल भक्तिकाल को ही कवर किया है, तो ऐसे हमें पूरे पाठ्यक्रम को लेकर चलना है तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए ये जो है व्याख्या करने की पद्धति, उसे हम बाद में प्रैक्टिस सेट में ही अपना सकते हैं। इस वजह से जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, जिनके बारे में कि ज़्यादातर लोगों को पता है, उन्हें छोड़ करके बाकी जिनके बारे में नहीं पता उनकी बात ज़रूर हम करते हैं यहाँ पर, जिससे कि कोई चीज़ दिमाग में सेट करने के लिए, बैठाए रखने के लिए, अच्छे से याद रखने के लिए आपको कोई लॉजिक मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए। इसलिए इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन सारे प्रश्नों पर संभव नहीं है। इसलिए आप सिर्फ विकल्प पढ़ें, विकल्प पढ़ के अपने सही उत्तर दें और उसको चेक करें। हाँ, अगर कोई और किसी क्वेश्चन में कोई गलती है तो उसको ज़रूर यहाँ पर पॉइंट आउट करें, जिससे कि दूसरों के पास वो क्वेश्चन गलत ना जाए। इसके लिए मैं बार बार कहती हूँ, आप लोगों के सुझाव आ भी रहे हैं। एक अच्छे श्रोता, अच्छे पाठक की जो निशानी होती है वो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी काफ़ी जो है सराह भी रहे हैं, साथ में हमारी कवियों को भी बता रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। चलिए आज हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं 246 नंबर का। इसके पहले 245 क्वेश्चन रीतिबद्ध काव्यधारा के हो चुके हैं। 246 में आप देख रहे हैं, रचना काल के अनुसार रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, हम सीधे उसी ऑप्शन पे बात करेंगे। इसका ए विकल्प सही है, यानी कि रसिक प्रिया पहले, फिर काव्य विवेक, फिर वृत्त कौमुदी और फिर द्रोण पर्व। इस प्रकार से इसका सही विकल्प जो है ए है। और इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेलित करने के लिए आया हुआ है। सुमेलित करने में इस प्रकार से इनके रचनाओं को दिया गया है, यानी कि इस बाकी ये नेक्स्ट पेज पर है, तो पहले आप इन रचनाओं को देख लें। पहले आप इन रचनाओं को देख लें और उसके बाद हम इनके ऑप्शन को आपके सामने रखते हैं। शिवराज भूषण, बिहारी सतसई, भाव विलास, रस रहस्य, इस प्रकार से जो रचनाएं दी गई हैं, इनके सामने इनके रचनाकारों को दिया गया है और इनको देख करके फिर हम विकल्प पर बात करेंगे। विकल्प दूसरे पेज पर है, यानी कि इसी के साइड वाले पेज पर है, तो हम पहले उस पर चलते हैं। तो सही विकल्प को लेते हैं और फिर जो है ये कूट में इस प्रकार से विकल्प दिया गया है। तो इसका जो सही विकल्प है वो भी ए सही है, ए। और इसके जो है क्वेश्चन को देखने के लिए हम फिर से वहाँ पर चलेंगे। ए विकल्प में 1, 3, 2, 4 है, इसको हम वहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद में उस क्वेश्चन के विकल्पों पर बात करेंगे, यानी कि उसकी रचनाओं पर बात करेंगे। 1, 3, 2, 4, ठीक है। तो अब शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो भूषण की है। बिहारी सतसई बिहारी की है। 1, 3, 2, 4 भाव विलास देव की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। इस प्रकार से इसका जो ए ऑप्शन था वो सही था। और इसके बाद के क्वेश्चन को हम लेते हैं। इसी प्रकार के सुमेलित करने वाले, कूट वाले, असत्य कथन वाले या सत्य असत्य वाले प्रश्न जो है इसमें आपको आगे की क्लासेस इस क्लास में मिलेंगे। तो ज़्यादा प्रश्नों को तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगता है और बहुत कम समय में ये बहुत जल्दी प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। लेकिन जितने भी ले पाएंगे उनको विस्तृत रूप से लेने की कोशिश की जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिकालीन कवियों की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर अंडरलाइन करना पड़ेगा, नहीं था।
स्वांता सुखाय, ऋतुवर्णन, आश्रयदाताओं का यशगान, साहित्य की समृद्धि। और इसके उत्तर जो है वो आपको कूट में दिए गए हैं, यानी कि कूट इस प्रकार से। तो इसमें से कौन सा नहीं था, किसका नहीं था? रीतिकालीन कवियों की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं था? तो इसे देखने के लिए हम पहले तो कूट वाले उत्तर पर चलेंगे, सीधे वाले पर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 1, 2 और 4, यानी कि सी ऑप्शन। तो स्वांता सुखाय था, इसमें ऋतुवर्णन था, साहित्य की समृद्धि थी, और इसमें जो नहीं था वो था या आश्रयदाताओं का यशगान। मतलब इसमें प्रशस्ति नहीं लिखी गई, जैसे कि आदिकाल में आप देखते हैं जो भी कवि जिस राजा के आश्रय में रहता है उसका प्रशस्ति वर्णन करता है, मतलब की गई है, यशगान किया है। भूषण ने भी किया है, शिवाजी का किया, छत्रसाल का किया, लेकिन उस प्रकार का यशगान नहीं मिलता है जिस प्रकार का जो है इसमें आदिकाल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसमें कोई और भी विकल्प लग रहा हो तो उसको ज़रूर लिखें। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए फिर से इसमें पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तियों के साथ उनके पंक्तिकार दिए गए हैं और नीचे कूट में इसके आंसर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कौन सी पंक्ति किसकी है, उसके सामने उसका विकल्प भी दिया गया है। कुंदन को रंग फीको लगे, सिंधु तरयो उनको बनरा, यह प्रेम को पंथ कराल महा, लाल भाल पे लसत है। ये पंक्तियां हैं और इनके सामने इनके जो कवि दिए गए हैं उन्हें मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए सही विकल्प को पहचानना है। उम्मीद है अभी तक आपने सही विकल्प को चुन लिया होगा। फिलहाल हम सही विकल्प पर चलते हैं। इसका सही विकल्प है डी, यानी कि ए में 2, कुंदन को रंग फीको लगे। ये पंक्ति है मतीराम की। सिंधु तरयो उनको बनरा, ये पंक्ति है केशवदास की, रामचंद्रिका से, केशवदास यहाँ पर। और उसके बाद में सी में 4 आएगा, यानी यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धामनो है, ये पंक्ति जो है बोधा की है। लाल भाल पे लसत है, ये पंक्ति रसनिधि की है। उम्मीद है आपने जो शुरुआत की 3 पंक्तियां हैं, कुंदन को रंग फीको लगे, सिंधु तरयो उनको बनरा, यह प्रेम पंथ कराल महा, इसके पहले पढ़ी होंगी, आपको इनके सबके पंक्तिकार पता होंगे। लाल भाल पे लसत है, ये वाली पंक्ति कुछ नई सी लग रही है जो कि रसनिधि की है। तो इस प्रकार से जब मिलान वाले प्रश्न जो आते हैं उनमें अगर ऑप्शन इस प्रकार से सेट होते हैं कि एक पंक्ति के पंक्तिकार पता हो तो चारों का सही हो जाता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 पंक्तियों के पंक्तिकार पता होने से भी कभी कभी मिलान वाले प्रश्न सही हो जाते हैं। उम्मीद करूंगी कि ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिले। अगला प्रश्न है, जदप सुजात सुलक्षणी, इसमें भी पंक्तियों को मिलान करना है। जदपि सुजात सुलक्षणी के लिखे रति अघाने नहीं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, रैन दिना घुटबो करे प्राण। तो इसमें अब जो इसका कूट है उसे देख करके आपको आंसर करना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? जैसे कि जदप सुजात सुलक्षणी, ये पंक्ति आपने बहुत बार पढ़ी होगी, तो ये केशवदास की है। अब ए में 1 सही होना चाहिए, तो देख लीजिए ए में एक कौन से ऑप्शन में सही है। तो ए में भी सही है और डी में भी सही है, यानी 2 में आ रहा है। तो हमें किसी और पंक्ति पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि कौन सी पंक्ति को हम जो पहचान रहे हैं उसमें से कौन सी। जैसे के लिखे रति अघाने नहीं, के लिखे रति अघाने नहीं, ये पंक्ति जो है वो मतीराम की है। इसमें भी 2 ऑप्शन दोनों में आ रहा है, यानी इसको पकड़ने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, सी में ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति तो भूषण की है, इसके सामने भी भूषण लिखे हुए, यानी कि यहाँ पर अब हम जान सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि जदप सुजात सुलक्षणी केशवदास की है, के लिखे रति अघाने नहीं मतीराम की है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर वाली पंक्ति भूषण की है, और रैन दिना घुटबो करे प्राण, ये घनानंद की पंक्ति है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में भी सुमेलित करने के लिए आया है। काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ये काव्य कृतियाँ एक तरफ दी गई हैं, एक तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो इसमें सही कूट को पहचानना है। अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण, आलम केली, रतन हजारा, इनके सामने इनके रचनाकार दिए गए हैं। इन्हें कैसे पहचानेंगे? तो पहले वाले विकल्प को देख लेते हैं, यानी कि जो हमें जो रचना जिसकी लग रही है उसे पहले हम मिलान कर लेते हैं। तो इसमें
जैसे कि अलंकार प्रकाश रचना जो है वो भूषण की है। तो इसे मिलाकर देख लेते हैं ए में 5 किसमें आ रहा है, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन जिसमें 5 आ रहा है वो सी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसके आधार पर देख लेते हैं बी में 1 क्या सही है, अंग दर्पण रसलीन की, हाँ सही है। सी में 2 आलम की है, और डी में 4 रतन हजारा यानी कि रसनिधि की है। तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर हम सही टिक कर रहे हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अलंकार प्रकाश भूषण की है, अंग दर्पण रसलीन की है, आलम की है, रतन हजारा रसनिधि की है। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर सॉल्व होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर के रूप में आ गया है, इसे देखते हैं। निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं। निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं, इनमें से कौन है जो कि प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे? तो वो हैं सोमनाथ, यानी कि सी ऑप्शन सोमनाथ। आप देख रहे होंगे टिक बहुत अजीब से लगा रहे हैं तो वो हम उल्टे हाथ से लगा रहे हैं, इस वजह से ऐसा टिक लग रहा है। और अगली क्लास में सही करेंगे इसको, अभी फ़िलहाल उल्टे हाथ से लगा रहे हैं इसलिए ऐसा है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। सुमेलित करने के लिए पहले फिर से आ गया रचना और रचनाकार, तो इसको हम पहले तो छोटा कर लेते हैं जिससे आपको स्क्रीन पर सारे ऑप्शन दिखाई पड़े। हाँ, तो राग रत्नाकर, रस रत्न, कवि प्रिया, रस तरंगिणी, इन रचनाओं को इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। और ये रचनाकार जो हैं ये सामने दिए गए हैं और इनके सामने इनके कूट भी दिए गए हैं। राग रत्नाकर देव की रचना है, तो ए में एक विकल्प कहाँ पर आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है? राग रत्नाकर। अभी तक आपने तो लगा ही लिया होगा। कवि प्रिया जैसे केशव की है, ठीक है, तो इसमें कौन सी रचना का विकल्प हम ले लें? जैसे सी में 3 सही होना चाहिए, तो सी में 3 किस में है? तो 2 विकल्पों में दिख रहा है, लेकिन ए वाला भी ऑप्शन हमने देख लिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। यानी कि राग रत्नाकर जो है वो देव की है, रस रत्न होकर कवि की है, कवि प्रिया केशव की है, और रस तरंगिणी कृपाराम की है। सभी रचनाओं के सामने ही उनके रचनाकार लिखे हुए हैं, इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो जो सही ऑप्शन लेंगे सीधे हम, सही ऑप्शन है बी, यानी कि इश्कनामा रचना जो है वो घनानंद की नहीं है बल्कि बोधा की है। तो एक कमेंट मेरे पास आया था कि जब भी नहीं वाले प्रश्न खासकर रचनाओं से संबंधित हो तो उनके रचनाकारों को हम ज़रूर बता दिया करें। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि अगर नहीं वाला कोई प्रश्न है तो उसमें जो रचनाकार उस रचना के हैं उनको बताने का प्रयास किया है, और आगे भी ऐसे ही प्रयास किया जाता रहेगा। यानी इश्कनामा जो है वो बोधा की रचना है, घनानंद की नहीं है। तो इस प्रकार से बी विकल्प यहाँ पर सही होता है। अगले प्रश्न को लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ऑप्शन इस पेज पर नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको देखने में। तो इन पंक्तियों को हम आराम से देख लेते हैं। पहले तो इसके पंक्तियों को आराम से देख लें, उनके रचनाकारों को सामने देख लें, और उसके बाद में विकल्प आपके सामने रखते हैं। होए मगरूर तासो दूनी मगरूरी की जय, सेवक हम उन राजपूतन के सिपाही दान युद्ध, अति सूधो स्नेह को मारग है, कहत नटत रीझत खिजत। अब देखिए हमारे हिसाब से इसमें डी वाला ऑप्शन सबसे सरल है, उसी के आधार पर हम इसके सही उत्तर तक जा सकते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, ये पंक्ति बिहारी की है। डी में 4 ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा। चलिए हम सही वाले कूट पर पहले ढूंढ लेते हैं, यानी कि इनके विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प इनके दिए गए हैं डी में 4 वाला हमने कहा था होना चाहिए, इसी प्रश्न का है। इसमें तो डी में 4 2 विकल्पों में आ रहा है, इसलिए हमको प्रश्न को दोबारा देखना पड़ेगा। फिलहाल हम इसके सही उत्तर को देख लेते हैं। सही उत्तर इसमें है बी विकल्प सही है, यानी कि 2 1 3 4। ठीक है, तो 2 1 3 4 के हिसाब से पहले हम इन पंक्तियों को लगा लेते हैं। 2 1 3 4 यानी कि ये 2 में लगेगा, ये 1 में लगेगा,
3 3 में है, 4 4 में है। यानी होए मगरूर तासो दूनी, ये बोधा की पंक्ति है। सेवक हम उन राजपूतन के सिपाही दान युद्ध, ये ठाकुर की पंक्ति है। अति सूधो स्नेह को मारग है, ये घनानंद की पंक्ति है। कहत नटत रीझत खिजत, ये बिहारी की पंक्ति है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हुआ वो सही हुआ है बी वाला, ऊपर जिसमें कि डी में 4 था। हाँ, बी ऑप्शन इसमें सही है, ये वाला 2 1 3 4 वाला। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? मतलब जो शकुंतला नाटक रीतिकाल में लिखा गया है वो किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो लेंगे, वो है निवाज कवि, यानी सी विकल्प सही होगा, निवाज कवि का नाटक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए फिर से आया हुआ है, पंक्ति है और उसके सामने उनके कवियों के नाम हैं। पहले इनकी पंक्तियों को देख लेते हैं। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए, शासन ही में समीर गयो अरु, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, अति सुधो स्नेह को मारग है। अब इसमें देख लीजिए, अभी ये पंक्तियां 2 पंक्तियां इनमें से ऊपर वाले प्रश्न में आ चुकी थी। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, ये बिहारी की पंक्ति है, यानी सी में 4 होना चाहिए, डी में 1 होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन को हम ढूंढ लेते हैं, सी में 4 और डी में 1। अति सूधो स्नेह को मारग है, ये पंक्ति घनानंद की है, तो डी में 1, लेकिन इसमें हाँ 3, इसमें ऑप्शन ही गलत है। 4 3 5 2। चलिए इस क्वेश्चन पे हम बात नहीं करते हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो ये पंक्ति है, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, ये बिहारी की पंक्ति है। अति सूधो स्नेह को मारग है, ये पंक्ति घनानंद की है। शासन ही में समीर गयो अरु, ये पंक्ति मतीराम की है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, इसका सही ऑप्शन हम नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताएं हैं? स्वच्छंदता, आश्रयदाता की प्रशंसा, भाषा की लाक्षणिकता, एक तरफा प्रेम। कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। इसका जो सही विकल्प है वो है सी 1 2 और 3, यानी स्वच्छंदता थी, आश्रयदाता की प्रशंसा भी थी, 3 भाषा की लाक्षणिकता थी, 4 एक तरफा प्रेम। निम्नलिखित में से कौन सी रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताएं? देखिए ये प्रश्न जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित आ गया है। अब क्योंकि रीतिकाल चल रहा है तो 1 2 प्रश्न इधर उधर हो गए हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत भी ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से डी विकल्प सही होना चाहिए, सी नहीं सही होना चाहिए, क्योंकि एक तरफा प्रेम जो है वो देखने को मिलता है रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत। तो इसमें 1 2 और 4 भाषा की लाक्षणिकता न होकर के स्वच्छंदता है, आश्रयदाता की प्रशंसा है, एक तरफा प्रेम है, ये वाला डी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रचनाओं के विशेष लक्षण हैं। खट ऋतु वर्णन, रस तथा अलंकार, नायिका भेद, नक्सिक वर्णन। इस प्रकार से इसमें से कौन से विशेष लक्षण हैं रीतिकाल की रचनाओं के? तो इनके लिए सही उत्तर लेंगे, डी विकल्प इसमें सही है। 1 2 3 और 4, यानी सभी विशेषताएं जो है वो आती हैं इसमें, सभी इसमें विशेष लक्षण हैं। खट ऋतु वर्णन, रस तथा अलंकार, नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, ये सभी रीतिकाल की रचनाओं के विशेष लक्षण हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में ये पंक्ति भी ऊपर जो पूछी गई थी वो पंक्ति फिर से यहाँ पर आई हुई है सेपरेट क्वेश्चन के रूप में। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस, पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिहारी, यानी कि वो वाला जो प्रश्न ऊपर दिया गया था वो प्रश्न ही गलत था, उसमें कूट ही गलत था। उसमें ऐसा हुआ कि एक ही कवि की 2 पंक्तियां आ गई और दोनों विकल्प या तो होते, उसमें तो विकल्प ही नहीं था, इसलिए उस प्रश्न को हमें यहाँ पर जो है 260, हाँ बिहारी की पंक्ति है, ठीक है। इसके बाद वीर सिंह देवचरित किसकी रचना है? वीर सिंह देवचरित केशवदास की रचना है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? अंग दर्पण के रचनाकार हैं रसलीन, बी ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है भाव विलास भवानी विलास ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं देव कवि, यानी कि ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न फिर सुमेलित करने के लिए आया हुआ है और इस वाले प्रश्न पर थोड़ा सा हमें पहले से डाउट था, ये पिछले उसमें भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर हम सही से लेने की कोशिश इसको करेंगे। 264 नंबर का ये प्रश्न है, जिसमें इसके हम विकल्पों को पहले देख लेते हैं सभी। इस वाले प्रश्न में कुछ गड़बड़ी ही है, यानी ये प्रश्न ही गलत है। देखिए, ये छत्र प्रकाश रचना जो है वो लाल कवि की है, यानी गोरेलाल कवि की, मगर यहाँ पर ऑप्शन में ग्वाल कवि दिया गया। ये प्रश्न भी गलत है, इसे हम नहीं लेंगे। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, इसमें भी कूट के माध्यम से है। इश्कनामा, राधा सुधा शतक, सुजान चरित्र, ठाकुर ठसक। तो इसमें जो है रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सबसे पहले हम इश्कनामा की बात करें तो ये आएगा इसके जो कवि हैं वो है बोधा, यानी कि इश्कनामा बोधा। ए में 2 सही होना चाहिए, तो 2 विकल्पों में यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो अगली रचना को लेंगे ठाकुर ठसक। ठाकुर ठसक रचना जो है वो ठाकुर की है, यानी डी में 3 होना चाहिए। तो डी में 3 वाले विकल्प में चलते हैं, जिसमें कि ये सही है, यानी कि लास्ट वाला डी विकल्प यहाँ पर सही होगा, डी वाला। इस प्रकार से इश्कनामा जो है वो बोधा की रचना है, 2 से मिलाएंगे। राधा सुधा शतक हठी जी की है, सुजान चरित सूदन की है, ठाकुर ठसक ठाकुर की है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। हम बात करेंगे इसके आगे के प्रश्नों को कल की क्लास में, और उसके बाद हम शुरू करेंगे रीति मुक्त काव्यधारा के प्रश्नों को। और रीतिबद्ध काव्यधारा पर आप सभी जो है जितने ज़्यादा प्रश्नों को आपने शुरू से अंत तक किया है, उनमें 3 प्रश्न अभी तक के जो इस बुक में थे वो गलत निकल गए हैं, उनके ऑप्शन गलत निकल गए हैं। उनको हमने पिछले क्लास में गलती से एक सही उत्तर में के रूप में दे दिया था, लेकिन उसे बाद में हमने कमेंट सेक्शन में सही भी कर दिया है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन को छोड़ दें अगर, तो अभी तक के आप 265 से 3 निकाल 262 क्वेश्चन आप रीतिबद्ध काव्यधारा के कर चुके हैं। इसके आगे के प्रश्नों को पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही जो है अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। इसके पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं टीजीटी पीजीटी एलटी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म की, वो सभी क्लासेज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, या चैनल के अबाउट में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, या कम्युनिटी सेक्शन में भी प्लेलिस्ट जो है वो अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से भी मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जुड़ सकते हैं और अपने सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आगे की क्लास कल रात 9 बजे फिर से सही उसी समय पर, सोमवार से शनिवार ये क्लास रात 9 बजे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही आगे जो संडे मिलता है उसमें भी कुछ विशेष रूप से आपको कोई न कोई मोटिवेशनल स्पीच आपको देने की कोशिश रहती है। इस बार नहीं हो पाई, अगली बार कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं कल रात 9 बजे क्लास फिर से। धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, गुड नाइट।